दोस्तों दोस्तों आज हम पढ़ने आ रहे हैं स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप लोग जानते हो ये 10th क्लास का आईसीएसई का पहला चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। द टर्म स्टेक होल्डर हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम द वर्ल्ड स्टेक विच मीन्स इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट। बेसिकली स्टेक होल्डर्स वो होते हैं, एक स्टेक होल्डर्स टर्म होता है जिसका मतलब होता है इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट। मतलब स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो बेसिकली किसी फर्म से इंटरेस्ट या एक्सपेक्टेड बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हैं। स्टेक होल्डर therefore mean individual groups and institutions which have a stake in the functioning of performance of commercial organization और enterprise। इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये लोग इंडिविजुअल्स होते हैं या एंटरप्राइज होते हैं, वो मतलब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, मतलब चलाने में। तो यही सब है। आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या चीज़ है। आप लोगों के सिलेबस में है होगा, यहाँ से स्टार्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड कस्टमर्स। स्टेक होल्डर्स बेसिकली फाइनेंशियल स्टेक के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेक होल्डर्स लाइक शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज़ हैव फाइनेंशियल स्टेक इन फर्म। मतलब ये होता है कि स्टेक होल्डर जैसे शेयर होल्डर, मतलब स्टेक होल्डर के अंदर एक टर्म आता है शेयर होल्डर, जैसा कि आप जानते ही होंगे वो। एंड एम्प्लॉय ऑफ फाइनेंशियल, मतलब जैसे एम्प्लॉयज़ और शेयर होल्डर होते हैं स्टेक होल्डर के अंदर, उनके पास फाइनेंशियल स्टेक होता है बिजनेस फर्म के अंदर। कस्टमर्स, कस्टमर डू नॉट हैव फाइनेंशियल स्टेक इन अ बिजनेस फर्म। जैसा कि आप जानते हैं कस्टमर को ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो अब अपने सामान के लिए गुड्स वुड्स लेने आएंगे तो फिर उनको कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। तो चलिए आगे चलते हैं। सप्लाई ऑफ कैपिटल, स्टेक होल्डर्स सप्लाई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। मतलब कि स्टेक होल्डर्स बेसिकली वो है जो या तो कोई भी एफर्ट कर रहा है, पैसा डाल रहा है या एफर्ट लगा रहा है जिसकी वजह से आपका इंस्टीट्यूशन चल रहा है। कस्टमर डू नॉट हैव एनी कैपिटल इन टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सप्लाई और कैपिटल, कस्टमर सिर्फ अपना प्रोडक्ट खरीदने आते हैं तो फिर उनको आपसे कोई मतलब नहीं, ऐसा ही है। और स्टेक होल्डर डू नॉट बाय गुड्स और सर्विस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो तो भाई जब उसी फर्म में ही काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो फिर वो क्यों ही खरीदेगा। कस्टमर बाय गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो यही है, इसमें से आप लोग को कोई भी पाँच करना है। रिस्क टेकिंग, स्टेक होल्डर टेक रिस्क टू द ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जानते ही जैसे आप वो क्या कहते हैं, शेयर होल्डर है, वो आपकी फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, आपके बिजनेस फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर वो यही सोच के करते हैं कि उनको प्रॉफिट होगा या, लेकिन उनको लॉस भी हो सकता है इस चीज़ में। कस्टमर डू नॉट हैव टेक रिस्क, भाई अब कस्टमर तो अपना सामान खरीदने आएगा, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं। और कोई आप लोग ऐसे ही चार कर लीजिए, आगे चलते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन customers and shareholder, shareholders are stakeholder as they have financial stake in company। ठीक, मतलब शेयर होल्डर वो होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल स्टेक होता है कंपनी में। जैसा कि मैंने बताया, जो आपकी फर्म में इन्वेस्ट किए हैं उनको शेयर होल्डर्स कहते हैं। कस्टमर आर नॉट स्टेक होल्डर एज दे डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल स्टेक इन द कंपनी। मतलब कस्टमर, भाई अब कस्टमर तो अपना प्रोडक्ट खरीदने आ रहा, तो उसको इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि वो उसका मतलब फाइनेंशियली कोई भी सपोर्ट नहीं है बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी बाय बाइंग इट्स शेयर्स। देखा, यही मतलब है, यही मैं आपको इतनी देर से बता रहा था कि शेयर होल्डर वो है जो आपकी कंपनी के शेयर ओन करता है या आपकी कंपनी में कहीं से भी कुछ भी पैसा लगाता है तो वही शेयर होल्डर वहाँ का बन जाता है कंपनी का। कस्टमर डू नॉट हैव एनी, भाई कस्टमर तो क्यों ही इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंपनी में। रिस्क, स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स अंडरटेक रिस्क ऑफ लॉस ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी। मतलब रिस्क, शेयर होल्डर जो होते हैं वो रिस्क को लेते हैं, रिस्क को बेयर करते हैं और इन्वेस्टमेंट में कंपनी के, ठीक। और कस्टमर, भाई कस्टमर डू नॉट कोई भी वो रिस्क नहीं लेते, सीधे सीधे उनको कोई मतलब नहीं। वो अपना गुड्स अगर आपकी फर्म चल रही तो भी खरीदेंगे, नहीं चल रही तो भी कहीं और से खरीदेंगे, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर, शेयर होल्डर्स आर इंटरनल स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर बेसिकली इंटरनल, जो कि बिजनेस के अंदर से ही, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में ही वर्क कर रहा है, वो है शेयर होल्डर। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भाई अब क्रेडिटर्स आउटसाइडर्स हैं। क्रेडिटर्स मतलब जो आपको लोन दे रहे हैं, बेसिकली वो आपको है तो फर्म से ही, लेकिन वो आउटसाइड ऑफ फर्म से, तो फिर वो है शेयर होल्डर। नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, दे इन्वेस्ट कैपिटल इन द ऑफ द कंपनी। मतलब पैसा जमा करते हैं शेयर होल्डर, ये तो सभी जानते हैं।
और क्रेडिटर्स दे ओनली गिव लोन टू द कंपनी, मतलब ये लोन देते हैं, सभी को पता है। रिस्क दे अज्यूम ग्रेटर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल, मतलब ये इनके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हो कि इनके पैसे मतलब डूब भी सकते हैं उस तरीके के। दे अज्यूम लेसर रिस्क, मतलब देखो अब क्रेडिटर्स के पास तो ये है ना कि उनको वो बिज़नेस फर्म से अगर वो कोई भी डील कर रहे हैं तो बिज़नेस फर्म तो ये है कि अगर वो चाहे डूबे चाहे वो हो, उनको उनके पैसे से मतलब वो तो मिलेगा ही उनको, तो उनके पास कम रिस्क होता है। तो बेसिकली आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल और ये मुझे लगता है कि ज़रूर आएगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ब्रॉडली क्लासिफाइड, मतलब स्टेक होल्डर ऐसे हैं कि दो टाइप्स में डिवाइड हुए, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो स्टेक होल्डर हु आर इन्वॉल्व विद इन द बिजनेस फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखा, इसका मतलब जैसे मैं बिज़नेस में हूँ लेकिन मैं उसी बिज़नेस में, जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं कि वो बिज़नेस के अंदर से काम करते हैं, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स और शेयर होल्डर्स, ठीक। तो यही है, शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल, मतलब शेयर होल्डर जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, और आप लोग ये मार्क भी करते चाहिए जो मैंने मार्क किया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप मार्क करेंगे तो अच्छा रहेगा। शेयर होल्डर्स एज ओनर ऑफ सप्लाई कैपिटल एंड हैव इम्पॉर्टेंट स्टेक इन द कंपनी। शेयर होल्डर बेसिकली वो लोग होते हैं जो मतलब कोई भी शेयर या आपकी कंपनी कैसे भी कहीं से भी इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं, वही होते हैं शेयर होल्डर, सीधी बात। एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर इंडिविजुअल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब जैसे एम्प्लॉयर है, बैंक का कोई मैनेजर है, ठीक है, वो हायर करता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो मतलब जो एम्प्लॉयज़ हुए वो एम्प्लॉयज़ हुए, जो उनको हायर करता है उनको एम्प्लॉयर बोला जाता है, ठीक। ये लोग ये दोनों बिजनेस के अंदर से ही होते हैं, और एम्प्लॉयज़ भी, एक एम्प्लॉयज़ अभी एम्प्लॉयज़ बाकी है। एम्प्लॉयज़ मीन बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर्स प्रोवाइड, देखिए सॉरी मैनेजर्स तो इसमें एम्प्लॉयज़ में है, लेकिन भाई जो आपको जॉब देता है वो एम्प्लॉयर होता है भाई। मैनेजर तो इसमें आ गया, बैंक का मैनेजर इसमें जैसे है। एम्प्लॉयज़ बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल, मतलब ठीक है, एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो भाई काम करते हैं बिजनेस के अंदर से, आपको सभी को पता होगा। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू द बिजनेस एंटरप्राइज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से। अब देखो जैसे मैं बिजनेस में काम करता हूँ, ठीक है, मैं हूँ एक क्रेडिटर समझिए आप, मैं ऐसे उधार देता हूँ पैसे, क्रेडिटर मतलब बेसिकली जो वो पर्सन जो उधार दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने एक बिज़नेस को उधार दिया, मैं उस बिज़नेस का पार्ट बन गया क्योंकि भाई मैंने उसमें कोई ना कोई चीज़ से कंट्रीब्यूट किया है। अब इस स्टेक होल्डर मतलब वही होता है कि आप बिज़नेस में कहीं से भी उसमें हल्का सा सपोर्ट करें, तो वही होता है बेसिकली। आप लोगों को समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। सप्लायर बेसिकली वो आदमी होता है जो सप्लाई करता है गुड्स या रॉ मटेरियल्स या कुछ भी चीज़ जो आपकी कंपनी को रिक्वायर्ड है, ठीक। क्रेडिटर इंडिविजुअल वही है जो आपको भाई लोन देता है या पैसा देता है, वही है, समझ लीजिए। और गवर्नमेंट में आपको यही करना होगा। गवर्नमेंट इज एंड रिप्रेजेंट द पब्लिक इंटरेस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल। भाई गवर्नमेंट है, ठीक है। अब गवर्नमेंट भी यही चाहेगी कि गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प करती है। देखिए अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, बेसिकली इजाज़त, ठीक है। तो वही है, आगे चलते हैं। सोसाइटी रिफर्स टू द ब्रॉडर कम्युनिटी एंड पीपल अफेक्टेड बाय द कंपनी, भाई ठीक है। अब सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी अब जो आपके मतलब गुड्स को ख़रीदेगी, एक तरीके से वो भी पार्ट हुई, ठीक है। अब देखिए कस्टमर्स, एम्प्लॉय, लोकल कम्युनिटीज़, जनरल पब्लिक, ये सब उसी में आएंगे ना भाई। अब कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, आपके एम्प्लॉय कम्युनिटीज़ है, कई तरीके के जो लोग हैं वो सब इसमें आते हैं सोसाइटी में। एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर, एक्सपेक्टेशंस आपको करनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे लगता है कि 2026 एंड 27 में ये सबसे मेन इस चैप्टर का यही एक्सपेक्टेशन सबकी याद करनी आपको ज़रूरी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, ठीक है, ओनर्स, शेयर होल्डर्स। देखिए एम्प्लॉयर्स एंड स्टेक शेयर होल्डर एक्सपेक्ट, देखिए सबसे पहले तो सेफ्टी ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई दम, वो सब चाहेंगे कि भाई जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किए उनको सेफ्टी रहे, उसकी वो सेफ़ रहे। और उनको दूसरा फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑफ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, मतलब फेयर रेगुलर उनको उसका पैसा मिलता रहे टाइम टू टाइम, कोई उसमें देरी ना हो अपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किए। कैपिटल अप्रिसिएशन ऑन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक।
कैपिटल को, उनके कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए उस बात का, और मतलब हाँ यही इतना काफ़ी है। एक्सेलरेट अप टू डेट एंड रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी, ठीक है। उनको मतलब कंपनी के जो भी चीज़ हो रहे हैं, क्या वो अच्छे कंडीशन में या ख़राब कंडीशन में, उनकी परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। तो यही वो सब चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। और एक और आप कर लीजिए, 5 कोई भी कर ले। अ पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी फॉर विच दे कैन फील प्राउड, मतलब एक जिस कंपनी में वो लोग भाई कुछ भी कर रहे हैं, शेयर हैं या फिर आप देखिए एम्प्लॉयर्स हैं, उनको आप मतलब वो बिज़नेस इतना ग्रो करे कि उनको उस पर प्राउड महसूस हो, बस बेसिकली इतना ही है इसमें। एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, expectation of employees. Ideal employees expect security of job and continuity of service under contingent मतलब क्या लिखा है, कॉन्टिंजेनल कंडीशन, ठीक है। मतलब सिक्योरिटी ऑफ जॉब, उनको उनकी जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए कि नहीं भाई हम इसी में, हमको यहीं पे रखा जाएगा, हमको निकाला नहीं जाएगा। सेफ्टी ऑफ जॉब ये सबसे मेन है इसका, एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशन का। अ फेयर रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। वेजेस और सैलरीज उनको मिलनी चाहिए टाइम टू टाइम, फेयर मतलब ठीक, अच्छी। सेफ़ एंड कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट, उनको एक सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ अच्छे से वो काम कर पाएँ। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन राइट्स, मतलब उनको उनके राइट्स के मतलब मिलने चाहिए कि हाँ भाई ये तुम्हारे राइट्स हैं, तो उनके हिसाब से उनको जो भी चीज़ें चाहिए मिलनी चाहिए उसमें। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, प्रमोशन फॉर एंड करियर ग्रोथ, ठीक है। उनको करियर ग्रोथ और मतलब अब ऐसा भी कुछ जिससे करियर आगे बढ़े, उसकी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलनी चाहिए। अब आते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ सप्लायर्स पे। आइडियल सप्लायर्स दोज हु प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स एक्सपेक्ट a fair prices of their supplies, regular and timely payment according to credit terms, ठीक। मतलब उनको रेगुलर और टाइमली पेमेंट मिलनी चाहिए भाई, जो उन्होंने इन्वेस्ट की हो उसके बेसिस पे। रेगुलर ऑर्डर फॉर सप्लाई, मतलब उनको रेगुलर ऑर्डर्स मिलने चाहिए सप्लाई के, ठीक है। हेल्दी एंड कोऑपरेटिव इंटर बिजनेस रिलेशनशिप, मतलब बिजनेस फर्म से उनका एक अच्छा तालमेल बैठना चाहिए, बेसिकली तालमेल ही इसको कह सकते हैं आप, ठीक। और एक्सपेक्टेशन ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स एक्सपेक्ट करते हैं क्या, देखिए सेफ्टी ऑफ लोन्स गिवन बाय देम टू एंटरप्राइज, ठीक है। अब जो लोन उन्होंने दिया है मतलब एक तरीके का लोन है, ठीक है। अब उनको क्रेडिटर्स को चुकाना ही पड़ेगा, मतलब बिजनेस को लोन उनको चुकाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। तो वही सेकेंड पॉइंट, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड टाइम्स, ठीक है। मतलब रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिलना चाहिए भाई, टाइम टू टाइम उनको इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। इसको रेगुलर वो वाला नहीं कि वो रोज़ आए उसके इंटरेस्ट ले, भाई रोज़ वो नहीं लेंगे इंटरेस्ट, वो टाइम पे ही लेंगे, एक टाइम पे ही लेंगे। रीजनेबल टर्म ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट, भाई मतलब उनको पेमेंट उनकी समय पे पहुंचनी चाहिए, उनको समय पे उनकी पेमेंट मिलनी चाहिए। रेगुलर ऑर्डर फॉर सप्लाई, ठीक है। उनको ऑर्डर मिलना चाहिए सप्लाई के डेली, ठीक है। हेल्दी एंड कोऑपरेटिव इंटर बिजनेस रिलेशनशिप, मतलब बिजनेस से अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, यही वो सब चाहते हैं, ठीक, यही है। रिटर्न ऑफ लोन्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम्स ऑफ पीरियड, ठीक हो गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ एसोसिएट्स एंड कॉम्पिटिटर्स, मतलब कॉम्पिटिटर्स वो लोग होते हैं भाई जो कंपटीशन में आपसे होते हैं, वही लोग। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी एंड सर्विस, ठीक है। मतलब जो ट्रेड हो रही बेसिकली वो फेयर होनी चाहिए, मतलब कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई प्राइस के रिलेटेड इशू नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वालिटी और सर्विस के रिलेटेड इशू नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक। एन एटमॉस्फेयर ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड एथिकल बिहेवियर, ठीक। मतलब हेल्दी कंपटीशन हो चाहिए, अच्छा कंपटीशन हो चाहिए, मतलब बिना कोई भी समस्या के, ऐसा उनका होना चाहिए कंपटीशन, उस तरीके का इसमें है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन नहीं, इसमें एक और बचा है, रिस्पेक्टफुल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनको प्रॉपर्टी राइट्स को देख के चलना चाहिए, अच्छे से चलना चाहिए, ठीक है। कॉपरेशन अमंग कंपटीटर्स टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब ऐसा है कि उनको अपने फार्म के लिए और देश के लिए थोड़ा ग्रोथ का काम करना चाहिए। अब आया है एक्सपेक्टेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है फर्म से
ठीक है, टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक भाई, ये तो सबसे मेन है भाई। गवर्नमेंट यही चाहेगी ना कि आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, बेसिकली यही बात है इसमें। टू फॉर एंड टू पे ऑल द टैक्सेस हॉनेस्टली रेगुलरली एंड इन द टाइम। ठीक है, वो यही चाहेंगे कि आप ऑल द टैक्सेस, जितने भी जो भी आपके टैक्सेस हैं वो समय से आप भरें, कोई उसमें लेट ना करें। टू अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट, मतलब करप्टिंग सर्वेंट्स को काम पे ना रखें। ठीक, टू मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ स्कैर्ड रिसोर्सेज और नेशन। ठीक है भाई, अब देखिए जो भी रिसोर्सेज लग रही है नेशन की, अपने अपने इंडिया की, उसको प्रॉपर यूज़ लें भाई, अच्छा यूज़ लें। अब उसका यूज़ अगर ख़राब तरीके से करेंगे, जैसे आप मान लीजिए हम बिज़नेस में हम वो क्या कहते हैं, स्टील का रॉ मटेरियल कर रहे हैं भाई। अब स्टील के बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन अगर उस स्टील के वेपन्स बनने लगे तो वो तो होमोजीनियस नहीं ना, फिर उसमें नहीं है ना। तो फिर यही बेसिकली इसका मतलब है। इतना काफ़ी है भाई। भाई 4-5 से ज़्यादा याद नहीं करना, बल्कि इसमें 2-3 बहुत है, लेकिन आप लोग देख लेना, क्योंकि भाई एग्ज़ाम में आ सकता है कुछ भी, तो वो तो उसका बेसिस है, लेकिन 4 से ज़्यादा याद मत करना। एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरल पब्लिक सोसाइटी। ठीक, पब्लिक एक्सपेक्ट क्या करती है, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, मतलब कि पब्लिक यही चाहती है कि उनको सारे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन या कोई भी इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू से छुटकारा मिलना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक, टू डोनेट फंड्स फॉर चैरिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़। ठीक, मतलब फंड्स डोनेट करने चाहिए चैरिटेबल एंड फंड पब्लिक वेलफेयर के लिए। ठीक है, टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यू, मतलब सोशल और कल्चरल वैल्यू को भी ध्यान में रख के चलना चाहिए। ठीक है, टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाय गिविंग देम प्रेफरेंस इन एम्प्लॉयमेंट एंड अदर फील्ड्स। ठीक है, मतलब कोई भी तरीके वीकर सेक्शन को कुछ मतलब आप दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो उनकी, तो उसी के बारे में है ये। टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रमोटिंग एजुकेशनल, मेडिकल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन। ठीक, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कर रहे हो, प्रमोटिंग एजुकेशनल, मेडिकल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन, मतलब इस तरीके से आप वो इंक्रीज़ करो। और एक और कर लीजिए, इसमें तो मैंने आपको 6 बता दिए, लास्ट है ये भी सुन लीजिए। टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग राइट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन, मतलब ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इंक्लूड करके राइट्स ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस। ठीक, तो बेसिकली यहीं तक था हमारा चैप्टर। इतना आप लोग बहुत, मतलब मैंने आपको डीपली समझाया इस चैप्टर को, इतना आप लोग कर लें, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी कॉमर्स तो भाई बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप लोग 10th में हो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ इजी सब्जेक्ट है, आराम से स्कोर करो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक यू।